नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग सर्जन डॉक्टर रतन तिवारी जी। चूँकि आमतौर पर देखा जाता है कान नाक गला से संबंधित किसी भी प्रकार की छोटी या कहें बड़ी परेशानी होने पर लोग ज़्यादातर मामलों में नज़दीकी मेडिकल स्टोर से जाके दवाएं खरीदते हैं और कुछ उन दवाओं का असर तो देखने को ज़रूर मिलता है और तात्कालिक रूप से लोगों को लाभ ज़रूर मिलता है, लेकिन वही छोटी बीमारियां आगे चल करके एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है। तो कान नाक गला रोग से संबंधित क्या क्या परेशानियां लोगों के सामने आती हैं, बच्चों में इसके क्या लक्षण हैं, इसके उपाय और बचाव को लेकर के आइए हम डॉक्टर रतन तिवारी जी से चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहला एक सवाल है कि यहाँ से ये आता है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है सर कि घर के किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ होती है कान नाक गला से संबंधित, तो तत्काल सर मेडिकल स्टोर जाता है, किसी विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। तो इसकी वजह से आने वाले समय में सर उसको बहुत परेशान होना पड़ता है। देखिए क्या है कि सबसे पहले जो समस्याएं अभी आ रही हैं वो छोटे बच्चों में आ रही हैं। छोटा बच्चा जो रहता है वो कान की तरफ इशारा करता रहता है, कान को मसलता रहता है, या स्पीच यदि डेवलप हो गई, 3 साल 4 साल का बच्चा है तो वो बच्चा जो है वो कान दर्द की शिकायत करता है। अब पेरेंट्स जो रहते हैं वो कान दर्द की शिकायत सुन के वो तुरंत कोई भी मेडिकल स्टोर भागते हैं और बोलते हैं कि भाई कान में बच्चे को दर्द हो रहा है, कोई दवाई दे दो। और मेडिकल स्टोर वाला जो है वो तुरंत आराम से कान के ईयर ड्रॉप दे देता है, ये एक आध कोई दर्द की दवा भी दे देता है, सिरप कुछ रहता है। इसमें क्या होता है, जो मुख्य रूप से कान का दर्द का जो कारण रहता है छोटे बच्चों में, वो सर्दी खांसी से होता है। सर्दी खांसी होने से गले और कान के बीच की एक नली रहती है जिसको कि ईस्टेशन ट्यूब बोलते हैं, वो ईस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। वो ब्लॉक होने से कान के पर्दे के पीछे वैक्यूम बन जाता है, वहाँ पे पर्दा अंदर की तरफ चिपक जाता है, थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ से कान दर्द चालू होता है। ऐसी अवस्था में यदि कान में डालने की दवाई डाला जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता, और उल्टा जबकि वो पर्दे के पीछे जो वैक्यूम बन जाता है उसमें फ्लूइड कलेक्शन होता जाता है, धीरे धीरे करके वो फ्लूइड इतना ज़्यादा द्रव जमा हो जाता है कि वो पर्दे पे प्रेशर डालता रहता है, और पर्दे पे जब वो दबाव डालता है तो रात बिरात 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे वो बच्चे के कान से पानी निकलने लगता है। तो जब बच्चे के कान से पानी निकलने लगता है तब जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो तब समझते हैं अरे कान से अब तो पानी निकल रहा है, तो वो फिर दौड़ के फिर कान के डॉक्टर के पास जाते हैं। कान का डॉक्टर फिर उनको बताता है कि अरे भाई आपको तो इसको सर्दी है 3-4 दिन से, हाँ आपने इलाज नहीं कराया। बोले साहब मेडिकल से लेके दवाई डाल दिए थे। तो उसकी वजह से जो एक उनकी अपनी एक जो लापरवाही है या अज्ञानता है, इसके कारण जो है वो बच्चे के पर्दे में जो नॉर्मल पर्दा था वो नॉर्मल ना होके वो एक पर्दे में छेद हो गया। अब वो छेद हो गया तो एक बार जब छेद हो गया तो कान से पानी निकलने लगा। अब उसमें यदि इन्फेक्शन हो जाए, फंगस लग जाए या और इन्फेक्शन हो जाए तो धीरे धीरे करके पर्दे का छेद का आकार बड़ा होता जाता है। कान के अंदर की सुनाई की 3 छोटी छोटी हड्डियां हैं उसमें कुछ खराबी आने लगती है। आगे चल के उसको फिर कान को ऑपरेशन करना पड़ता है। यदि हड्डी सड़ जाए तो मेजर ऑपरेशन करना पड़ता है, और उसके बाद भी यदि बार बार पीप आवाज निकल रहा है और यदि पेरेंट्स उसका प्रॉपरली इलाज नहीं करा रहे हैं तो कान की हड्डी गलते गलते दिमाग के अंदर पहुंच जाती है जो बीमारी है, और इससे जो मरीज है उसकी मृत्यु तक हो सकती है, जो मवाद यदि दिमाग के अंदर चला जाए। तो इसीलिए कभी भी हो कान से संबंधित कोई भी तकलीफ हो तो कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। इवन मैं तो ये कहूँगा कि इवन जनरल डॉक्टर के पास भी ना जाके सीधे कान नाक गले विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा है वो जनरल डॉक्टर भी जाने से वो तुरंत कान की दवाई लिख देते हैं। इवन हम लोग के पास पेशेंट आते हैं जब उनसे हम लोग बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि साहब कोई कान की दवाई नहीं है क्या, कान में डालने की दवाई नहीं है क्या, दर्द तो इसको ये कान में हो रहा है, आप नाक का दवाई बोल रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। तो ऐसा उनको फिर समझाना पड़ता है पूरा हिस्ट्री कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तब वो समझते हैं। ये इतनी हिस्ट्री समझाने के लिए जो जनरल जो डॉक्टर हैं या कान के जो विशेषज्ञ नहीं है वो इतनी तो समझाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है कि वो कैसे चीज़ों को समझाएंगे, और उनकी बात को वो मरीज के जो अटेंडेंट है वो समझेगी कि नहीं समझेगी वो भी बहुत मुश्किल रहता है।
क्योंकि हम लोगों को भी समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए यदि कान नाक गले से संबंधित कोई तकलीफ है तो सीधे कान नाक गले के विशेषज्ञ के पास ही जाकर इलाज कराना चाहिए, चाहिए तभी आपको एक सुविधाजनक और संतुष्ट इलाज मिल पाएगा। सर आजकल आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि लोगों को सर अचानक से सुनाई देना बंद कर देता है। हालांकि कुछ इसके पहले कुछ तकलीफ होती, जैसे कान बजने की अब बातें होती, कई लोगों को ये भी कहना है कि आवाज़ ऐसे आते रहती। तो उस स्थिति में भी सर लोग मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदना चाहते हैं। तो सर ये ऐसी स्थिति सर उत्पन्न क्यों होती है, अचानक से सुनाई देना बंद क्यों होता है? जैसे कहना है लोगों का हवा आती, कान शून्य हो जाता है सर, तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है? इसका जो मुख्य कारण है वो है कि यदि मरीज को उम्र दराज यदि मरीज है तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो कान की सुनाई की नस भी कमजोर होती जाती है, और जैसे उसके नस भी कमजोर होती जाती है उस अवस्था में उनको सुनाई कम हो गया। अब सुनाई कम हो गया तो कुछ सर्दी खांसी हुआ तो फिर से गले और कान के बीच की नली जाम हो गई। तो इंसान जो सुन रहा है वो गले और कान के बीच की नली जाम होने से भी सुनाई कम हो जाता है। तो उसको लगता है कि अरे अचानक ही मैं अच्छा खासा परसों तक सुन रहा था, आज मुझको बिल्कुल सुनाई नहीं आ रहा है। तो वो परेशान हो जाता है कि अरे अब तो मुझको सुनाई नहीं आ रहा है, लेकिन कारण गले और कान के बीच की नली जाम होने से सुनाई में कमी के कारण जो पहले जो भी सुनाई में कमी आती थी, लेकिन पहले वो सुन लेता था, अब क्योंकि पहले नस कमजोर हो गई है अब वो नहीं सुन पाता। तो उसके लिए फिर से वो ऐसी मेडिकल स्टोर के या कहीं चला जाता है और साहब ये मेरे को सुनाई नहीं आ रहा, वो उसको ड्रॉप लिख के ड्रॉप दे देते हैं और वो कुछ कान में ड्रॉप डालता रहता है, उससे उसको कोई प्रभाव होता नहीं है। तो सर इससे बचाव के लिए सर क्या, जैसे क्योंकि ये भी देखा जाता है कि सर कान की तकलीफ होती है, अगर उसको कोई नज़रअंदाज करता है तो वो तकलीफ सर नाक तक आ जाती है सर। तो कान और नाक दोनों से वो पीड़ित होने के उपरांत ही वो विशेषज्ञ के पास आना पसंद करता है। तो सर ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो इसमें स्पष्ट सुझाव है कि यदि कान नाक गले से संबंधित कोई परेशानी है तो सबसे पहले तो आपके जो आसपास कोई कान नाक गले के विशेषज्ञ हैं उनके पास जाना चाहिए। कभी भी कभी कभी सिंपल वैक्स रहता है, मैल रहता है, वो कान की नली को बंद कर देता है, इसके कारण सुनाई कम हो जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ईयरबड लेके अपना कान साफ करते रहते हैं, तो वो एक्चुअली वो जो साफ करते हैं वो एक्चुअली साफ तो नहीं कर पाते, और कान में जो मैल जो है वो एक नेचुरल सिक्रीशन है, कान का प्रोटेक्शन लेयर है जो कि कान को प्रोटेक्ट करता है, कान की नली को, जो इन्फेक्शन से, फंगस से इत्यादि से। तो उसमें लोग की क्या आदत रहती है, रोज सुबह सुबह कान साफ करने की आदत है, नहाए और उसके बाद ईयरबड लेके कान साफ करने लगे। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये यदि करते हैं तो जो मैल बनता है उसको वो अंदर पुश करते जाते हैं, और जैसे पुश करते हैं, ढकेलते हैं, तो उसकी अपनी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है कान की मैल को साफ करने की, और उनको फिर से मैल जमने का या वहीं कोई मैल घूमता रहता है और जमने की समस्या शुरू हो जाती है, फिर उनको परेशानी शुरू हो जाती है। यदि इस तरह की कोई समस्याएं हैं तो अवश्य सीधे कान नाक गले विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए, बजाय इसके कि कहीं सड़क में जो बैठे जो लोग हैं उससे कान को साफ करा लिए। क्योंकि हम लोग ने देखा है कि मरीज आया तो अटेंडेंट बोलते हैं कि साहब इसका कान साफ कराना है। भाई क्यों कराना है, आपको कैसे मालूम? बोले किसी ने उनको बता दिया कि इसका कान में बहुत मैल है, ये दवाई लो और ये दवाई डालो, 5 दिन दवाई डालो, आना तो मैं निकालूंगा। और वो इतना बड़ा सा निकाल देता है, वो उनके पास कुछ रेडीमेड प्रिपरेशन रहते हैं, तो हर मरीज में वो किसी न किसी का मैल तो निकाल ही देते हैं। तो वो भी सावधान रहना चाहिए कि आप किसी के साथ धोखा ना हो, तो विशेषज्ञ से ही संपर्क करना चाहिए। सर आजकल ध्वनि प्रदूषण सर आगे जो सर दो पहिए में सर जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके चलते हैं, तो इनकी सर जो आवाज़, जो तेज आवाज़ रहती है सर, इससे कानों को सर कितना नुकसान पहुंचता है? देखिए, ध्वनि प्रदूषण का हम लोग का अभी AOI जो है, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, ये इस पे बहुत काम कर रहे हैं। रायपुर में तो इस प्रक्रिया भी शुरू हो गई है कि एक विशेष डेसिबल से ऊपर के साउंड को अवॉइड करना है, क्योंकि यदि तेज आवाज़ यदि रहती है तो तेज साउंड से कान के अंदर जो नस रहती है, बोलते हैं नस क्या है उसको बोलना चाहिए कि हेयर सेल्स रहते हैं, कॉक्लिया बोलते हैं। तो हेयर सेल के जो सेल डैमेज हो जाते हैं कॉक्लियर से, तेज साउंड से,
तो धीरे धीरे करके वो हेयर सेल डैमेज होते जाते हैं। और जो व्यक्ति को 60 साल में सुनाई में कमी होना चाहिए, वो आजकल 35-40 साल में भी देखा गया है, जो लोग इस तरीके के साउंड से एक्सपोजर रहता है। सर बहरेपन की सर जो समस्या आती है वो किन कारणों से आती है? दूसरा सर सवाल एक ये है कि चूँकि जो ये भी कहा जाता है, मैं आपसे जानना दर्शकों के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है सर, कि सर जो जो पैदाइशी सर बहरे रहते हैं और जो किसी कारण से चलते चलते बहरे होते हैं सर अपने आयु जब पार करते हैं, तो सर उनके लिए किस तरह की मशीनें हैं सर? जो चूँकि जन्मजात बहरे होते हैं सर, उनके लिए भी कुछ मशीनें हैं कि सर उनके लिए वो सिर्फ एकमात्र ऑपरेशन ही है? और सर जो दूसरे जो आपके पास जो मशीनें हैं सर, जो बहरों को जिससे सुनाई देता है काफ़ी स्पष्ट, उसकी सर क्या प्रक्रिया है? उसके किस तरह से जन्मजात बहरा भी उसका उपयोग कर सकते हैं क्या, जिससे उनको लाभ मिले? या कोई सर किसी बीमारी की वजह से बहरा हुआ, उसके लिए वो किस तरह से फायदेमंद है सर? देखिए, जन्मजात बहरों का जो मुख्य कारण है वो तो कुछ उनके जो परिवार में डीएनए कुछ गड़बड़ है। जैसे कभी-कभी किसी परिवार में हम लोग देखते हैं कि उनके 4 बच्चे हैं, चारों के चारों बहरे हैं। और यदि जो व्यक्ति बहरा रहेगा वो गूंगा भी रहता है, क्योंकि कोई चीज़ सुना नहीं रहता है तो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। तो बच्चे नॉर्मली जो बहरा रहता है वो गूंगा भी रहता है। तो ये एक बड़ी विकट समस्या है। और जन्मजात बहरेपन का जो कारण है वो लगभग 95% जो है कान के अंदर के जो हेयर सेल्स रहते हैं, ऑर्गन ऑफ कार्टी बोलते हैं, जिसमें कि हेयर सेल्स रहते हैं, उसमें कमी रहती है। वो ठीक से डेवलप नहीं हुए रहते हैं, तो इसलिए इनको इस तरीके की समस्या रहती है जन्मजात बहरेपन की। और यदि कोई व्यक्ति जन्मजात बहरा है, कोई बच्चा है, तो निश्चित तौर पे उसको या तो हाई पावर की मशीन लगाना है, तो वो मशीन 5,000, 6,000, 7,000 की ऐसे आती है, दोनों कान में लगाना है। अन्यथा इसका एक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी होता है, और जो कि उस ऑपरेशन करके एक यंत्र कान के अंदर लगाया जाता है। हालाँकि भाजपा सरकार ने पहले एक बाल श्रवण योजना चलाई थी छत्तीसगढ़ में, जिसमें कि ऐसे गूंगे बहरे बच्चों को रायपुर के मेडिकल कॉलेज में वो ऑपरेशन होता था और फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। एक पैसा चार्ज नहीं होता था। और अदरवाइज इस ऑपरेशन में कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा आता है, यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट में कराए तो। लेकिन भाजपा की जो बाल श्रवण योजना है, उसके अंतर्गत टोटल फ्री में इलाज होता था। इवन ऑपरेशन के बाद जो स्पीच थेरेपी कराते हैं, बोलना सिखाने का जो प्रक्रिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। तो एक बहुत बड़ी एक सहायता थी जो कि भाजपा सरकार ने उस समय की थी। बाद में वो जो सरकार बदल गई, तो वो समस्या थोड़ी सी विकट हो गई और उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। अब मैं समझता हूँ कि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से आ गई है, तो निश्चित तौर पर बाल श्रवण योजना पे वो काम फिर से प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सर यहाँ पे एक सवाल ये भी, जैसे कि आपने बताया कि जो जन्मजात सर किसी विकृति के कारण सर जो गूंगे बहरे होते हैं, तो सर उनके लिए जो मशीनें रहती है सर कान में लगाने वाली, वो कितनी फायदेमंद होती है सर? और दूसरा उसकी उपयोगिता सर कितने वक्त तक बने रहती है सर? देखिए, ये बाल श्रवण योजना में जो ऑपरेशन करके जो मशीन लगाई जाती थी, कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। और ये तो पूरे जीवन भर के लिए मशीन रहती है, वो पूरे जीवन भर काम करती है। हर 10 साल में उनके सेल चेंज करने पड़ते हैं। और रायपुर क्या, इवन भिलाई में भी शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में इसके भी एक वर्कशॉप हुई थी इस ऑपरेशन की। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ही शंकराचार्य में भी ये ऑपरेशन शुरू हो जाए, और जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और जो दूसरे जो कारण रहते हैं सुनाई में कमी के, वो तो फिर बहुत सारे हैं। कभी कभी कान के नली जो रहती है, इसमें कुछ वैक्स जमा हो जाए तो उसमें भी सुनाई कम हो जाता है। या जो कान के नली के जो पर्दे रहते हैं कान में, पर्दे में छेद हो जाए तो सुनाई कम हो जाता है। या कान के अंदर जो है हड्डियों में बीमारी लग जाए तो सुनाई कम हो जाता है। या चोट लग जाए तो पर्दा फूट जाता है तो सुनाई कम हो जाता है। इस तरह सुनाई में कमी के बहुत सारे कारण हैं। या डीजे वगैरह जो रहते हैं, बहुत तेज आवाज़ में जो लोग डीजे, खासतौर पे छोटे बच्चे अपने पूजा स्थलों के विसर्जन के समय डीजे में बहुत डांस करते हैं, और उसके बाद सुबह आ जाते हैं, साहब ये कान में सुनाई कम आ रहा है, सनसनाहट की आवाज़ आ रही है।
इस तरह की बहुत समस्याएं हम लोग देखते रहते हैं। सर अपने पास कौन कौन सी मशीनें उपलब्ध हैं सर? अभी हम लोगों के यहाँ पे जितनी प्रकार की जो मशीनें हैं वो सारी उपलब्ध हैं, चाहे वो गूंगे बहरे बच्चों के लिए हो, जो छोटी मशीन आती है जो 5-6 हज़ार से प्रारंभ होती है, और वहाँ से अप टू 2.5 लाख रुपए तक की मशीनें उपलब्ध हैं। सर आर के ईएनटी हॉस्पिटल में कान नाक गला रोग के लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है? क्या वजह है कि सर दुर्ग भिलाई के अलावा रायपुर राजनांदगांव के अलावा अन्य प्रदेशों से भी मरीज यहाँ पे उपचार कराने आते हैं? देखिए, सबसे पहला जो उसका जो मुख्य कारण है कि आर के ईएनटी हॉस्पिटल में अब हम लोग जो है वो बड़ी स्पष्ट बातचीत करते हैं कि आपको कैसे ये समस्या का समाधान हो सकता है और आपको क्या करना पड़ेगा। यदि ऑपरेशन करना है तो पहली बार में ही स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि भाई आपको ऑपरेशन करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। एक तो वो बड़ा बड़ा कारण रहता है, और कई बार ये देखा गया है कि कई जगह से मरीज घूम के आता है, उसको मालूम ही नहीं आता कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो हम लोग स्पष्ट रूप से बता देते हैं, पहला। दूसरा कि ऑपरेशन से संबंधित जितनी भी जो चीज़ें हैं, यंत्र हैं, वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। सुनाई की जांच से संबंधित जितने चीज़ें हैं, चाहे प्यूरोटोन ऑडियोमेट्री हो, चाहे बेरा टेस्ट हो, चाहे ये इम्पीडेंस ऑडोमीटर हो, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो डायग्नोसिस जो है वो हम लोग प्रॉपरली बना लेते हैं कि भाई इनको ये बीमारी है और इसका ये समाधान है, वो मरीज को बता देते हैं बहुत स्पष्ट रूप से। उसके बाद मरीज को ये भी बता देते हैं कि भाई आपका ये समस्याएं हैं, आप चाहे तो एक सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए, कहीं और भी जाके दिखा सकते हैं। वो हम लोग बहुत ही स्पष्ट और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। ये कारण हो सकता है कि अस्पताल जो है वो बाहर के भी जो लोग हैं वो आके यहाँ पर इलाज कराते हैं। सर कॉइन मीडिया के दर्शकों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे सर? देखिए, कॉइन मीडिया के दर्शकों के लिए मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपके शरीर में यदि किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप तो स्पष्ट रूप से प्रारंभिक रूप से चिकित्सक से ही संपर्क करें, और यदि आवश्यक लगे तो विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करें, या आपके जनरल प्रैक्टिशनर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, वो आपको जो सलाह देते हैं उनसे सलाह लेकर ही आप संपर्क करें विशेषज्ञ चिकित्सकों से, पहला। और दूसरा ये है कि कभी भी आप मेडिकल स्टोर से जाके दवा मत खरीदें कि पेट दर्द यदि हो रहा है या पैर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आप चले गए एक मेडिकल स्टोर वाले में जो 12वीं पास लड़का बैठा हुआ है, जिसने 1 आध साल का कहीं कुछ कोर्स कर लिया, या आधे से ज़्यादा तो किए हुए भी नहीं रहते हैं, वो बैठ के सीख जाते हैं बैठे बैठे दवा। क्योंकि मेडिकल स्टोर में जो बच्चा बैठता है उसका कार्य सिर्फ डॉक्टर क्या दवाई लिखा है उसको देना है, इलाज करना नहीं है। लेकिन लोग चले जाते हैं, साहब मेरे को आंख दर्द दे रहा है, कोई आई ड्रॉप दे दीजिए। अब आई ड्रॉप होने से 20 तरीके की आई ड्रॉप आती है, कौन सी बीमारी है क्या है वो मेडिकल स्टोर वाले को तो नहीं मालूम। पेट दर्द के 50 कारण होते हैं भाई, कई कारण होते हैं, तो मेडिकल स्टोर के जो स्टाफ रहता है उसको नहीं मालूम, वो अपना कुछ भी दवा दे देता है, वो मरीज खा लेता है, उसके बाद फिर कुछ परेशानी होती है, तब तक जब बीमारी बढ़ जाती है तब वो दौड़ के जब पता करता है फिर दौड़ के डाके डॉक्टर के पास जाता है कि साहब मैं ऐसा था, मेडिकल से दवाई लिया और मेरा अब ये हो गया। अब वो डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है किसी दवा के रिएक्शन को आगे ट्रीट करना। तो इसलिए ये आवश्यक है कि मेरा मैसेज है कि कभी भी आप बिना डॉक्टर की सलाह के आप दवा तो मत खरीदिए, क्योंकि आप ये जब जाते हैं कहीं भोजन करने के लिए जाते हैं तो आप क्वालिटी पूछते हैं कि भाई इस होटल का क्वालिटी कैसा है, तभी आप वहाँ पर जाके कोई चीज़ खरीदते हैं। कोई भी चीज़ जाते हैं, मटका भी खरीदने जाएंगे तो टन टन करके 4 बार बजाएंगे, तब ठीक लगेगा, तब आप उसको लेते हैं। लेकिन अपने शरीर का या अपने बच्चों के शरीर के इलाज के लिए, क्योंकि शरीर अमूल्य है, वो एक बार गड़बड़ हो गया तो दोबारा नहीं बन सकता वो। बाकी की चीज़ें ऐसा है कि वो तो कोई चीज़ दोबारा भी बन सकती है, नया घड़ा भी आप खरीद सकते हो यदि पुराना फूट गया है तो। लेकिन मानव शरीर बहुत ही अमूल्य है और इस पर किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और हमेशा चिकित्सक की सलाह से ही दवा लेना चाहिए।
कोई भी जो मेडिसिन है या इलाज है, बिना उनकी चिकित्सक की सलाह के किसी भी प्रकार से आपको इलाज नहीं करना चाहिए, ना करवाना चाहिए, ना किसी को सजेशन देना चाहिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग सर्जन डॉक्टर रतन तिवारी जी, जिन्होंने कान नाक गला रोग से संबंधित तमाम बीमारियों की हमें विस्तार से जानकारी दी, साथ ही बीमारी के कारणों और उपचार की प्रक्रिया को लेकर भी बताया। डॉक्टर साहब का यहाँ पे इस स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी तरह की तकलीफ आने पर कान नाक गला रोग से संबंधित मेडिकल स्टोर में ना जाएं, क्योंकि मेडिकल स्टोर की दवाएं आपको तत्कालिक रूप से तो लाभ पहुंचा सकती है, आपको राहत प्रदान कर सकती है, लेकिन वही छोटी सी बीमारी आगे चलकर एक बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। तो हमारी आपसे यही अपील है, क्योंकि आप किसी न किसी प्रकार के अवसाद और रोग से लोग ग्रसित रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर के पास ही जाएं, अपने जान पहचान वाले के चिर परिचित के पास जाएं, जिन्हें कहा जाता है एक प्रकार से झोला छाप डॉक्टर। परेशानी होने पर नज़दीकी के डॉक्टरों से संपर्क करें, परेशानी को आगे बढ़ने से बचाएं। तो निश्चित रूप से ही डॉक्टरों की सलाह पर अमल किए जाने की ज़रूरत है, नहीं तो थोड़ी सी भी लापरवाही आगे चलकर किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। वन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।